नमस्कार, क्रिश सिंह आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बूढ़े पिता को बेटा बहू ने धक्के मारकर घर से निकाल दिया। फिर एक समारोह में पिता की हैसियत देखकर बेटे के होश उड़ गए। 70 वर्षीय जगतपाल जी आते जाते लोगों के आगे हाथ जोड़कर धूप बत्ती खरीदने का इशारा करते हुए बोल रहे थे, बेटा ये धूप बत्ती ले लो, कोई तो ले लो बेटा। सुबह से भूखे पेट 2 रोटी के लिए तड़प रहा हूँ। अगर अभी भी नहीं बिकी तो आज फिर से भूखे सोना पड़ेगा। लेकिन लोग उन्हें नज़रअंदाज करके आगे बढ़े जा रहे थे। सही कहते हैं लोग, किस्मत कहीं पीछा नहीं छोड़ती। यही जगतपाल जी के साथ हो रहा था। एक एक पैसे की आमदनी के लिए दिन भर जद्दोजहद करते, खुद को धूप में तपाते और दिन छिपने के बाद जाकर मंदिर के बाहर बेंच पर सो जाते। कभी कभी यहाँ पर भी जगह नहीं मिलती तो सड़क की पटरी के किनारे सो जाते। जगतपाल जी पढ़े लिखे थे, लेकिन बुढ़ापे में कोई काम नहीं देता। बूढ़ी हड्डियों में इतनी मेहनत करने की जान ही नहीं थी। एक समय था कि वह फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करने वाले 4 फैक्ट्री के मालिक और गाड़ियों में घूमने वाले जगतपाल जी आज दर-दर की ठोकरें खा रहे थे। यह उनके भरोसे का नतीजा था जो कि वह अपनी ही औलाद पर कर बैठे थे। कहीं से धूप बत्ती लेकर बेचते, लेकिन ज़्यादा कमाई नहीं होती तो जीवन यापन बड़ी मुश्किल से हो रहा था। उनके फटे कुर्ते को देखकर लगता था जैसे वह कोई भिखारी हों। पुराने दिन याद करके उनकी आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। लेकिन अब तो दिल की सुनने वाला कोई नहीं था। मंदिर में एक महिला खाना बांटने आई और उसने जगतपाल जी को भी खाना दिया। जगतपाल जी एक तरफ गुमसुम आंखें बंद किए हुए बैठे हुए थे और उस महिला की आवाज़ देने पर भी कुछ बोले नहीं और ना ही आंखें खोली। तब उसने अपने पति से कहा, आई थिंक इज़ डेड। यह शब्द जगतपाल जी के कानों में सुनाई दिया तो वह एकटक आंखें खोलकर उसको देखने लगे। उन्होंने उस महिला से तपाक से कहा, आई एम नॉट डेड मैडम, आई एम अलोन एंड आई एम रिफ्यूज्ड माई चिल्ड्रन। उनके मुँह से इतनी अंग्रेजी सुनकर वह महिला दंग हो गई और उसने तुरंत अपने पति की तरफ देखा। उसके पति ने कहा, जरूरी नहीं कि हर भिखारी अनपढ़ हो। यह बेचारे हालात के मारे हैं जो आज यहाँ हैं। उस औरत तानी ने जगतपाल जी से कहा, अंकल जी आप इतना पढ़े लिखे हैं तो फिर यहाँ क्यों? जगतपाल जी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, खाना बदोश पर कौन भरोसा करेगा? यह नौकरी देगा बेटा, बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं मिलता है। कभी मेरा भी अच्छा वक्त था, लेकिन आज 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस गया हूँ। अगर कोई धूप बत्ती खरीद लेता है तो रोटी मिल जाती है, वरना भूखे पेट सोना पड़ता है। और जब भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो कचरे में से निकालकर अपना पेट भर लेता हूँ। वह अपने गंदे संदे कुर्ते से अपने आंसू पोंछ रहे थे। उनकी बातों को सुनकर वह महिला एकटक उन्हें देख रही थी। उसे उन पर तरस आ रहा था और उनके लिए कुछ करना चाहती थी। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, क्या आप मेरे बेटे को ट्यूशन दे सकते हैं? उसे इंग्लिश पढ़ा दीजिए। जगतपाल जी उसे चौंक कर देखने लगे। आज तक उनसे किसी ने ऐसी बात नहीं की थी तो आज भला कैसे विश्वास होता। तानी ने दोबारा कहा, अंकल जी जीवन में शुरुआत करने का कोई सही समय नहीं होता है। जब जागो तभी सवेरा। हो सकता है कि इसमें आपका कुछ अच्छा छुपा हो। जगतपाल जी ने कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि मुझ भिखारी जैसे आदमी से तुम अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती हो। मेरे पास तो कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ यह सब करूँगा। तानी ने फिर से कहा,
अंकल जी, आपके कपड़े नहीं, मैंने आपकी काबिलियत देखी है और आप ऐसा कर लेंगे। मैं कुछ मदद कर दूंगी आपकी, सब हो जाएगा, आप चिंता ना करें, बस हाँ करके देखिए। जगतपाल जी की आंखों में आंसू भर आए। बेटी, तुम्हारा दिल कितना अच्छा है, मेरे लिए तो तुम किसी फरिश्ते जैसी हो। अपने फटे कुर्ते से अपने आंसू पोंछते हुए जगतपाल जी उसका धन्यवाद करते जा रहे थे। तानी 1-2 दिन में आने का कहकर वापस चली गई थी। रास्ते में उसके पति आरव ने कहा, तानी, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ज़रूर आएगा और दुआएं लेना अच्छी बात है। तानी यह सुनकर मुस्कुरा दी। 2 दिन हो चुके थे, तानी दोबारा नहीं आई थी। जगतपाल जी उसकी राह देखते थे, लेकिन उसके ना आने से उनकी मायूसी बढ़ गई थी। 2 दिन के बाद 3 दिन भी बीत गए तो जगतपाल जी की आस टूट गई। लेकिन चौथे दिन सुबह सुबह तानी अपने पति के साथ वहां आई तो देखा वह बेंच पर लेटे थे। आकर उन्हें सोते हुए से उठाया। तानी को सामने देखकर जगतपाल जी की पलकें भीग गईं। तानी समझ गई और बोली, अंकल जी, आपने क्या सोचा कि मैं नहीं आऊँगी? यह सुनकर वह मुस्कुरा दिए। उसके बाद तानी उनके सामान के साथ लेकर चली गई। जगतपाल जी ने पूछा, बेटा, कहाँ ले जा रही हो? अंकल जी, देखना आपको वहाँ बहुत खुशी होगी। आरव ने जाकर जहाँ पर गाड़ी रोकी वहाँ जगतपाल जी ने देखा तो चौंक गए, क्योंकि वह एक वृद्ध आश्रम था। तानी उन्हें लेकर अंदर चली गई। वहाँ जाकर सारे पेपर पर साइन करने के बाद उन्हें कमरा दिखा दिया जिसमें और लोग भी रहते थे। दरअसल यह एक वृद्ध आश्रम था जिसमें तानी जगतपाल जी को लेकर आई थी। यहाँ लाने का आइडिया उसे आरव ने दिया था। आरव और उसके दोस्त मिलकर इस वृद्ध आश्रम को चलाते थे और बच्चों से सताए हुए माँ बाप की सेवा किया करते थे। जगतपाल जी इतना सब देखकर कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। वहाँ जाते ही उन्हें नहलाया गया और उन्हें साफ सुथरे कपड़े भी दिए गए। कितने सालों बाद अब उन्हें बिस्तर नसीब हुआ था। जब सबके साथ दोपहर में उन्होंने खाना खाया तो लगा जैसे कि आज आत्मा तृप्त हुई हो और पेट भर गया हो। उन्होंने तानी से कहा, बेटा, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? तुम दोनों तो मेरे लिए भगवान हो। मेरे अपने बच्चों ने तो मुझे घर से निकाल दिया और मुझे दर दर भटकने को मजबूर कर दिया, लेकिन तुमने मुझे बच्चों का सुख दे दिया। इतना सोचा आपने मेरे लिए। जगतपाल जी को रोते देखकर तानी और आरव उन्हें शांत करने लगे और कहा, अंकल जी, अब आप चिंता मत कीजिए, अब सब अच्छा होगा। इतना कहकर वहाँ से तानी और आरव वापस लौट आए। जगतपाल जी बार बार ईश्वर और तानी का शुक्रिया अदा कर रहे थे। उन्होंने जगतपाल जी को यहाँ लाकर बहुत ही नेक काम किया था। जगतपाल जी अब रोज़ सुबह धूप बत्ती बेचने भी निकल जाते थे और शाम को वृद्ध आश्रम वापस आ जाते थे। तानी ने वृद्ध आश्रम से परमिशन लेकर रोज़ उन्हें अपने यहाँ बुलाने लगी, जिससे वह कुछ देर उसके बेटे को ट्यूशन पढ़ा सकें। जगतपाल जी 2 घंटे के लिए तानी के घर जाने लगे। उसका बेटा जगतपाल जी के साथ अच्छे से घुल मिल गया और वह भी उसे मन लगाकर पढ़ाने लगे। अब उन्हें आस पड़ोस के बच्चों को भी पढ़ाने का ऑफ़र मिलने लगा, जिससे उनकी इनकम बढ़ने लगी। जगतपाल जी की अच्छी खासी इनकम होने लगी, पर वृद्ध आश्रम से रोज़ आने जाने में उन्हें परेशानी होती थी। तो वह यह सोचकर तानी ने एक सुझाव दिया, अंकल जी, क्यों ना आप एक कमरा किराए पर लेकर यहाँ ट्यूशन पढ़ा लें। यह सुझाव जगतपाल जी को पसंद आया, मगर कमरा मिलना भी तो चाहिए।
इसकी जिम्मेदारी तानी ने ले ली और घर के आसपास कमरा ढूंढने लगी और पास में ही एक कमरा मिल गया। अब जगतपाल जी कमरे में रहकर ट्यूशन पढ़ाने लगे। तानी ने एक बड़ा सा बोर्ड उनके नाम से बना लिया जिसका नाम था जीनियस ट्यूशन क्लासेस। जगतपाल जी से बच्चे जल्दी इम्प्रेस हो जाते थे और उनके पढ़ाने का तरीका उन्हें जल्दी समझ में आ जाता था। इस तरह जगतपाल जी के दिन बदल गए। अब वह एक अच्छे ट्यूशन टीचर बन चुके थे जिनका अपने आसपास नाम हो गया था। जब 10वीं क्लास तक के बच्चे उनके पास आने लगे तो उन्होंने कमरा छोड़ दिया और बड़ा सा घर किराए पर ले लिया। इतना खर्च वह स्वयं अपने लिए कर सकते थे। कभी कभी आश्रम जाकर अपने साथियों से मिलाते और उनके लिए वहाँ कुछ पैसे भी दे आते। अब जगतपाल जी का वक्त बदल चुका था और इसका पूरा श्रेय वो तानी को देते थे। अब बच्चे खूब आने लगे थे और जगतपाल जी को भी पढ़ाने में आनंद आने लगा। इंग्लिश की क्लासेस के लिए तो उनका नाम हो गया था। एक बार उनके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाते ही उन्होंने हेलो कहा तो उधर से तानी की आवाज़ आई, हेलो अंकल जी, आज संडे है और मैंने छोले भटूरे बनाए हैं, आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तानी वहाँ कुछ ही देर में पहुँच गई और एक बैच खत्म होने के बाद जगतपाल जी ने तानी के लाए छोले भटूरे खाए और उनकी आंखें भीग गईं। उन्होंने कहा, बेटा तुमने यह बहुत अच्छे बनाए हैं। कितने सालों बाद छोले भटूरे खा रहा हूँ। मेरी पत्नी भी ऐसे ही बनाया करती थी। कोई बात नहीं अंकल जी, जब दिल करे बता दिया करिए, मैं बना दूँगी। इसके बाद तानी चली गई, लेकिन तानी का व्यवहार उनके दिल में जगह बना गया था। उन्हें अपने दिन याद आने लगे और वह आंखें बंद किए यादों में खो गए जब उनकी पत्नी का निधन हुआ था। निधन हुए 3 ही दिन हुए थे। उनके बेटे बहू आपस में बात कर रहे थे तो इत्तेफाक से उनके कानों में उनकी बातें सुनाई पड़ी। मानसी पवन से कह रही थी, पवन पापा का ख्याल कौन रखेगा, तुम तो दिन भर ऑफिस में होगे, पापा के काम कौन करेगा। मेरी भी लाइफ है, मुझे भी तो कहीं आना जाना होता है। पवन ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, कुछ तो आइडिया निकालना पड़ेगा। मानसी ने पवन से कहा, जल्दी निकालो नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। पवन ने उसे मनाते हुए कहा, उनके बारे में चिंता मत करो, मैं सोचता हूँ। जगतपाल जी को इतना तो समझ आ ही गया था कि अब उनके साथ क्या होगा। कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने वक्त पर छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर भरोसा था। धीरे धीरे करके 13वीं तक सारे मेहमान जा चुके थे और अब घर में दिन भर मानसी और जगतपाल जी ही रहते थे। पवन शाम तक ऑफिस में ही रहता था, पर जब घर वापस आता तो मानसी पवन के कान भरती। मानसी जगतपाल जी से कभी ठीक से बात नहीं करती थी और बेहुदा जवाब देना उसकी आदत हो गई थी। झगड़े के डर से जगतपाल जी ने कई काम खुद से करने शुरू कर दिए थे। कभी सब्जी लाकर दे देते तो कभी बर्तन धोकर रख देते, यहाँ तक कि अपने कमरे की सफाई भी खुद ही करते थे। लेकिन इतना करने के बाद भी मानसी उनकी बुराई करते नहीं थकती। एक दिन मानसी ने कहा, पवन आज पड़ोस की औरतें पापा के बारे में कितना कुछ कह रही थीं। पवन ने पूछा तो मानसी ने कहा, वही लोग बता रही थीं कि पापा जी आजकल पार्क में किसी औरत से बातचीत करते हैं। माँ के जाने के बाद पापा अजीब से हो गए हैं, मुझे तो बड़ी शर्म आती है। यह सुनकर पवन का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और जगतपाल जी के कमरे में जा पहुंचा और उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया।
जगतपाल जी बेचारे चुपचाप से उसका मुंह देख रहे थे और मानसी वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी। कल से आप पार्क नहीं जाएंगे, बहुत हो गई अब हमारी बेइज्जती। जगतपाल जी उसका कहना समझ ही नहीं पाए और बार बार पूछते रहे, लेकिन पवन उन्हें सुबह पार्क जाने के लिए सख्ती से मना कर दिया। लेकिन ऐसा करना मानसी को पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे जगतपाल जी को 2 घंटे घर से बाहर भेजना ही था और इसलिए उसने पवन के जाने के बाद फिर से उनको टहलने पार्क भेज दिया। उसने उनसे कहा कि वह पवन को कुछ नहीं बताएगी। एक दिन पवन जल्दी घर आ गया और पड़ोस के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पवन को रोककर कहा, अरे पवन बेटा, जगतपाल से कहना कल से जल्दी आया करें, आज पार्क में काफ़ी देर से आया था। यह सुनकर पवन घर में आग बबूला होता हुआ पहुंचा और घर जाकर अपने पापा पर भड़क गया। इससे पहले कि जगतपाल जी मानसी का नाम लेते, मानसी ने उनसे पहले ही आकर कह दिया, पवन, मैंने कितना मना किया था, लेकिन पापा नहीं माने। जाने किसको देखने जाते हैं, इतना भी क्या ज़रूरी है। पवन की नाराज़गी और बहू का झूठ जगतपाल जी देखते ही रह गए। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। इस तरह से मानसी की हिम्मत बढ़ गई। वह आए दिन ऐसे झूठ बोलकर पवन को उनके सामने लड़ने के लिए खड़ा कर देती थी। जगतपाल जी मन ही मन रोया करते और अपनी हालत पर भगवान को कोसा करते। एक दिन तो हद ही हो गई जब मानसी अपने ससुर से बात करते हुए शब्दों की मर्यादा तोड़ दिया और उनसे कहा, देखो बुढ़े, अगर यहाँ रहना है तो चुपचाप रहना पड़ेगा, तभी रोटी मिलेगी, वरना मेरे पास और भी रास्ते हैं। बहू के मुंह से इस तरह के शब्द सुनना उनके लिए बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उनकी सभ्यता यह नहीं थी कि वह अपनी बहू से वैसे ही शब्दों में बात करते, लेकिन अपनी हालत बद से बदतर होती देख भगवान से अपने पास बुलाने की प्रार्थना किया करते। इस पर मानसी कहती, भगवान इतनी जल्दी थोड़ी बुलाएंगे तुझे बूढ़े, अभी तो हमारी छाती पर तुझे और भी मूंग दलनी है। जगतपाल जी मन में कहते, भगवान ऐसा सुनने से पहले मुझे बुला क्यों नहीं लेते। एक बार खाने में नमक कम था तो जगतपाल जी उठकर किचन में नमक लेने चले गए और नमक का डिब्बा गिर पड़ा और उसमें रखे लड्डू ज़मीन पर गिर पड़े। आवाज़ सुनकर मानसी भागकर आई। देखते ही उसने आंखें निकालकर कहा, तो यहाँ लड्डू चुराए जा रहे हैं, पवन को दिखाऊंगी कि तुम्हारा बाप कैसे चोरी करता है। जगतपाल जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो नमक लेने आया था, सब्जी में ज़रा कम लगा इसलिए लेने चला आया। अच्छा, तो अब मेरे खाने में नमक भी कम लगने लगा है। इसके नखरे तो देखो, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। जगतपाल जी ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तो खाना भी अभी नहीं खाया, चाहो तो जाकर देख लो कमरे में। लेकिन मानसी अब सुनने वाली नहीं थी और उसने गुस्से में कमरे में जाकर उनका खाना उठाकर बाहर फेंक दिया। तो जगतपाल जी उसकी यह हरकत देखते ही रह गए और बेहद दुखी होकर जाकर बैठ गए। उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन वह जानते थे कि मानसी अभी यहीं नहीं रुकेगी, अभी शाम को पवन के आते ही उसके कान भी भरेगी। पवन, तुम्हारे पापा चोरी करते हैं, यह तो आज मैंने देख लिया। मैं समय पर पहुंच गई तो पता चल गया, उस पर भी इन्होंने झूठ बोला। मिठाई खाने के लिए इतने बहाने बनाए। पवन चुपचाप बैठा रहा और जगतपाल जी चुपके से पर्दे की आड़ से उसकी बातें सुन रहे थे। पवन को कुछ ना बोलता देखकर जगतपाल जी को
राहत हुई। उन्हें लगा कि आज पवन ने मानसी की बात पर भरोसा नहीं किया है। यह देखकर उन्हें आज बहुत अच्छा लगा। अगले दिन रविवार के कारण पवन घर पर ही था। उसने सुबह उठते ही जगतपाल जी से कहा कि पापा कहीं जाना है, थोड़ा घूमकर आते हैं, आप तैयार हो जाओ। जगतपाल जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और झट से तैयार हो गए। आज उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। 10 बजे तक तीनों लोग घर से निकल गए। पवन ने उन्हें कार में आगे बैठने को कहा, जिस पर उन्होंने बहू की तरफ देखकर मना भी किया और कहा, बेटा बहू को बैठाओ, मैं पीछे ठीक हूँ। लेकिन पवन नहीं माना और उन्हें आगे की सीट पर बैठना पड़ा। पवन का यह बर्ताव उन्हें बहुत खुशी दे रहा था और आज सुबह खुशी से कोई पुराना गीत भी गुनगुना रहे थे। पवन उन्हें एक मंदिर पर ले गया जहाँ काफ़ी भीड़ थी। लाइन में लगने से जगतपाल जी आगे थे और वह लोग पीछे थे। दर्शन करने के बाद जगतपाल जी ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों में से कोई नहीं था। काफ़ी भीड़ होने के कारण वह 1 घंटे तक आने जाने वालों में पवन को ढूंढते रहे, लेकिन पवन और मानसी बाहर नहीं थे। धीरे धीरे शाम हो गई और दिन छिपने लगा। मंदिर में भीड़ काफ़ी कम थी और अब तक वह सब समझ चुके थे कि उनके साथ क्या हुआ है। 2-3 दिन और फिर महीना बीत गया, मगर पवन देखने तक नहीं आया। यह मंदिर उनके शहर से दूर एक गांव में था। घर वापस कैसे जाना है इसका भी पता नहीं था और ना ही जाने के लिए पैसे थे। एक बार किसी ने घर जाने के लिए कहा भी तो उन्होंने मना करते हुए कहा, जिन्होंने आज तक मुड़कर नहीं देखा वह मुझे घर में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। घर लौटकर अपनी ही औलाद के हाथ से बेइज्जत नहीं होना चाहता। किसी ने धूप बत्ती बेचने को कहा तो वही काम पेट भरने के लिए करने लगे। जगतपाल जी के फ़ोन की घंटी बजी। सुबह जैसे नींद से जागकर फ़ोन की तरफ देखने लगे। फ़ोन उठाया तो किसी ने उन्हें अपने यहाँ गेस्ट के लिए आमंत्रित किया था, जो कि एक वृद्ध आश्रम था। इस व्यक्ति ने फ़ोन पर कहा, सर आप समाज के लिए प्रेरणा हैं और ज़िंदगी कभी भी शुरू की जा सकती है। इस जिंदा दिली की आप मिसाल हैं। आप अगर हमारे यहाँ आकर कुछ बोलेंगे तो बुजुर्गों में नया जोश भर जाएगा। जगतपाल जी ने कहा कि मैं एक साधारण सा इंसान हूँ और यह सब औरों की मदद का नतीजा है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और उसने जगतपाल जी को मना लिया। 2-3 दिन बाद उन्हें इस पते पर जाना था। इसके लिए उन्होंने तानी और आरव को भी साथ ले जाने के लिए कहा। 2 दिन बाद तीनों लोग एक साथ कार्यक्रम शुरू होने से पहले पहुंच चुके थे। काफ़ी लोग वहां आए थे और कुछ लोगों की दूसरी जगह से भी मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। सबसे आगे बैठे जगतपाल जी खुश थे और तानी भी उन पर गर्व कर रही थी, क्योंकि यह सब उन्हीं की वजह से ही हो रहा था। तानी ने ही जगतपाल जी को नई जिंदगी दी थी। सबसे पहले उन्हें स्टेज पर सम्मानित करने के लिए बुलाया गया, जिसके लिए बैठे लोगों में से एक व्यक्ति को गुलदस्ता देने के लिए बुलाया गया। इस व्यक्ति को आते देखकर जगतपाल जी का चेहरा लाल हो गया। सामने से आने वाला व्यक्ति उनका बेटा पवन था और सामने दर्शकों में बैठी उसकी पत्नी मानसी भी उन्हें नजर आ गई। पवन उन्हें इस तरह से सामने देखकर चौंक गया, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था। वह जगतपाल जी को गुलदस्ता देकर वापस जाकर मानसी के साथ बैठ गया। जब जगतपाल जी से बोलने को कहा गया तो उन्होंने बोलना शुरू किया और कहा, मेरे जैसे कितने लोग हैं जिसने उनके ही अपने बच्चे सड़क पर छोड़ जाते हैं, भीड़ का हिस्सा बना जाते हैं, लेकिन
अपनी औलाद से अलग इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो मुझ जैसे इंसान को यहाँ तक ले आते हैं। उम्र के उस पड़ाव पर यह सब मुश्किल था। अगर मेरा साथ उस दिन मंदिर के बाहर खाना बांटने आई तानी ने नहीं दिया होता, मेरा विश्वास है कि दुनिया में अच्छे लोग हैं। यह कहकर उन्होंने तानी और पवन को स्टेज पर बुला लिया। सब लोगों ने उन्हें देखकर तालियां बजाई। पवन यह सब देखकर पानी पानी हो रहा था। बोलते हुए बार बार जगतपाल जी की नज़र उस पर भी जा रही थी, मगर वह नज़रें चुरा लेता था। नज़रें मिलाने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। जगतपाल जी ने फिर आगे कहा, अपनी संतान को तो मैं माफ़ कर चुका हूँ और यह भी सच है कि उनको दिल से भुला भी चुका हूँ। ज़िंदगी शुरू करने के लिए सोचिए मत, बस शुरू हो जाइए, हंसिए, खिलखिलाइए और ऐसी औलाद को तो बिल्कुल भूल जाइए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए। आज उन्हें सम्मान मिल रहा था। उसे देखकर मानसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। पवन ने मानसी से बाहर जाकर कहा, मानसी, मुझे ऐसी जगह आने का कोई हक नहीं था, क्योंकि मैंने अपने पिता को खुद सड़क पर छोड़ा था। आज मुझे अपने किए पर पछतावा है और मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे पापा से माफ़ी मांगनी है, नहीं तो जिंदगी भर घुटता रहूँगा। मानसी उसका चेहरा देखती रह गई। शर्मिंदा वह खुद भी थी, लेकिन वह नहीं कह पा रही थी कि आखिर किस मुँह से कहती। पवन की नज़रों में गिरना नहीं चाहती थी। पवन अपनी पत्नी के साथ जगतपाल जी के पास पहुंच गया। सामने उसे देखकर जगतपाल जी ने कहा कि मैंने तो तुम्हें वही कह दिया था कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तो अब माफ़ी के अलावा क्या लेने आए हैं। पवन नज़रें झुकाकर खड़ा था और मानसी की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद आगे बढ़कर पैर पकड़कर दोनों ने माफ़ी मांगी, लेकिन माफ़ करने के लिए जगतपाल जी का दिल राजी ही नहीं था। उनके कारण बहुत बुरे दिन देखे थे, जिसे भूलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। दोनों गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन माफ़ी नहीं मिली। तुम दोनों जा सकते हो। मेरे बेटे बहू आरव और तानी हैं, तुम नहीं। वह मेरा खून तो नहीं है, लेकिन उनसे इंसानियत का रिश्ता है। तुमसे अच्छे तो पराए हैं। आज जगतपाल जी समाज के लिए प्रेरणा बन चुके थे। उनकी हिम्मत और काम को देखकर सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया, और यह सब तानी और आरव की वजह से हुआ था। अगर समाज में ऐसे बच्चे हैं तो बुजुर्ग लोगों की कभी ऐसी दशा नहीं होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जगतपाल जी ने सही फैसला लिया या गलत। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रिश सिंह आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।